नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। एनसीईआरटी साइंस बेंच की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? टिश्यू चल रहा है, यानी ऊतक चल रहा है। और उसका जो ये क्लास आपको मिल रहा है, क्लास नंबर 2। इससे पहले क्लास 1 हो चुका है। जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप शुरू से जाके पढ़ें। एनसीईआरटी साइंस बेस्ड प्लेलिस्ट हमने बना दिया है ताकि आपको खोजने में परेशानी ना हो। कोई भी क्लास पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। कभी भी कन्फ्यूजन साइंस में नहीं होगा। एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप समय दे दीजिए, ठीक है ना, मेरे साथ। उसके बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत साइंस में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, साइंस बाय राजकुमार नाम है। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि लगभग प्लांट टिश्यू यानी टिश्यू क्या होता है उसके बारे में देखा था, और प्लांट टिश्यू के बारे में लगभग पूरा हमने देख लिया था। और उसमें मैंने आपको नोट्स वाइज पढ़ाया था, तो ऐसा आप मत समझिए कि उसमें एनसीईआरटी कवर नहीं था। पूरा एनसीईआरटी कवर था उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो है गलत उसको मत समझिएगा। पूरा एनसीईआरटी उसमें कवर था। ये मत सोचिएगा कि नहीं इसमें एनसीईआरटी छोड़ दिए थे। तो पॉइंट बाय पॉइंट में पढ़ाता हूँ तो हमेशा आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो आज आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। तो एनिमल टिश्यू निकल जाओ यहाँ से साथियों हम जो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो साथियों, जंतु तक यानी कि एनिमल टिश्यू, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनिमल टिश्यू। एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम कवर करते जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। पढ़ते हैं, क्या करें। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। कहने का इसका मतलब ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी छाती गति कर रही है। आप जब सांस लीजिएगा देखिएगा आपका छाती जो है गति कर रहा है। या देखिएगा आप अपने हृदय, जो आपका दिल है, वहाँ पर हाथ रखिएगा तो आपका हृदय जो है गति करते रहता है। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो साथियों, ये सब के लिए कोशिका होती है और उस कोशिका नाम है पेशीय कोशिका। और बहुत सारे पेशीय कोशिका जब मिल जाते हैं तो हमारे पेशीय ऊतक बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इन सब में जो हमारा जो शरीर जो गति साथियों कर रहा है, इन सब के पीछे क्या है साथियों? कोई ना कोई स्पेशल प्रकार का ऊतक है। और उस ऊतक को क्या बोलते हैं? पेशीय ऊतक। शरीर में जितना भी गतिविधि होता है, हाथ को हम हिला डुला पाते हैं, पैर को हिला डुला पाते हैं, है ना, छाती का गति हो रहा है, हृदय का गति हो रहा है, तो ये सारी क्रियाएं किसके कारण हो पाती है? विशेष अंगों के कारण। और वो आपका अंग क्या है? ऊतक है। और वो ऊतक भी कौन सा है? पेशीय ऊतक है। समझ के बात को ना। तो यहाँ पर जैसे दिखाया गया है आमाशय के बारे में। आमाशय के अंदर के जो अंग होते हैं, जठर ग्रंथियाँ, वो कैसी गति करती है ना। इस तरह से ये दिखाया गया है। मैं आपको कुछ एनिमेशन के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो आपको देख ही लिए हैं, मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कुछ। जैसे आप यहाँ देखिए, सांस को जब लिया जा रहा है और छोड़ा जा रहा है तो आप जो ये जो दो आपका भूरा कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ये साथियों दोनों क्या आपका है? ये दोनों साथियों आपका है फेफड़ा है साथियों। क्या है? फेफड़ा। तो देख सकते हैं ये क्या है? गति कर रहा है, कभी सिकुड़ रहा है तो कभी फूल रहा है। तो ये साथियों क्यों हो पाता है? क्योंकि इसमें क्या है? ये सारे अंगों में क्या है साथियों? पेशीय कोशिकाएं हैं जो कि गति का कारण बनती है। और पेशीय कोशिकाएं बहुत सारी मिलेगी तो पेशीय ऊतक बनेगी। मैंने आपको बताया था ना क्लास 1 में ऊतक में कि बहुत सारे कोशिका अगर मिल जाएगी तो वो ऊतक बना लेती है। और बहुत सारे ऊतक अगर मिल जाएंगे तो वो अंग बना लेती है। और बहुत सारे अंग मिल जाएंगे तो वो आपका अंग तंत्र बनाती है। और बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाएंगे तो वो आपका क्या बना लेती है? एक पूरा मानव शरीर को बना लेती है। ये चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर गति हो रहा है अंगों का। ये किसके कारण? यानी कि ये जो अंग जो गति कर रहा है इसमें क्या है? कोई ना कोई विशेष कोशिका है। तभी उस विशेष कोशिका का नाम है पेशीय कोशिका, मस्कुलर सेल। और बहुत सारे मस्कुलर सेल मिलेंगे तो पेशीय ऊतक, यानी कि इसमें पेशीय ऊतक कन्फर्म होगा। समझ गए ना, जिसके कारण ये अंग हमारे गति कर पा रहे हैं। समझ गए ना। और भी मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे देखिए, ये देखिए हृदय गति। यहाँ आप देख सकते हैं ये हृदय गति कर रहा है। ये जो संरचना आपको दिख रहा है साथियों, ये हमारा दिल है, जिसको आप दिल बोलते हैं ना, हार्ट, उसको हिंदी में हृदय बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर गति कर रही है हृदय, है ना। तो ये जो गति कर रही है इसमें जितने भी आपको अंग दिख रहे हैं, इसमें जितने भी आपको साथियों अंग दिख रहे हैं, ये सारे अंग साथियों क्या है आपके? ये सारे अंग आपके साथियों
पेशीय कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? पेशीय कोशिकाओं से बने। देखिए कितना कैसे ये गति कर रहा है, मैंने आपको एनिमेशन से दिखाया ताकि आपको रियलाइज हो रियल कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। तो चलिए समझ गए ना। ऐसे बहुत सारे जितने भी अंग गति करेंगे तो वो आपके और किसके कारण होंगे? वो पेशीय कोशिका यानी पेशीय ऊतक के कारण होंगे। अब बहुत सारे पेशीय कोशिका मिलेंगे तो वो पेशीय ऊतक बनाएंगे, ठीक है ना। अब अपने किताब पर चलते हैं। तो वही यहाँ पर साथियों बोला जा रहा है कि इसमें क्या है कि कोई भी शरीर का अंग गति कर रहा है तो उसके पीछे जिम्मेवार कौन है? पेशीय ऊतक का पेशीय कोशिका है। समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए अमाशय के अंगों को दिखाया गया है, ठीक है साथियों। तो जो भी ये दिखाया गया चिकनी पेशीय रेशे, केंद्रक, फेंद्रक, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, सिर्फ दर्शाया गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये पेशीय रेशे के दिखाया गया कि पेशीय रेशे केंद्रक है, चिकनी पेशीय रेशे कोशिका है, तो इन सबको आगे हम पढ़ेंगे, इसके लिए चिंता आपको नहीं करना। अब यहाँ देखिए चित्र 6.8 में, चित्र 6.8 इन कोशिकाओं का फैलाना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। यानी कि इसमें साथियों बात कर रहा है ये चित्र 6.8 जो है, इसमें कभी ये अंग सिकुड़ेगा, कभी गति करेगा, अब यानी फूलेगा। अभी मैंने आपको दिखाया कि नहीं, इस चित्र को आप ध्यान मत दीजिए, ये चित्र आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। यहाँ पर एनसीईआरटी को दूसरा चित्र बढ़िया थोड़ा सा देना चाहिए। जो चित्र मैंने आपको दिखाया साथियों, अभी हृदय पेशी का दिखाया, यानी हृदय का जो अंग था उसका दिखाया मैंने, और जो आपका कौन सा दिखाया आपको मैंने, श्वसन तंत्र का चित्र दिखाया, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो उसमें कैसे कभी सिकुड़ रहा था, कभी फूल रहा था, कभी सिकुड़ रहा था, मैंने कि कभी उसमें क्या हो रहा था, यहाँ क्या बोल रहा है, कभी उसमें क्या हो रहा है साथियों, एक मिनट, हाँ ये कैसा बोल रहा है, ये बोल रहा है फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, वही बात हो गया जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये किसके कारण हो पा रहा है? पेशीय कोशिका के कारण, वो ये बोलना चाह रहा है। तो ये लिखा है यहाँ पर साथियों, इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। अब फैलेगा सिकुड़ेगा तो क्या है? एक प्रकार की गति ही है ना। अरे थोड़ा सा भी हिला तो हम बोल देंगे गति किया। तो ये सिकुड़ रहा है तो भी उसमें गति हो रहा है, फूल रहा है तो भी गति हो रहा है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, अभी मैंने चित्र में आपको दिखाया था। सांस लेते समय हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो हमारा क्या होता है साथियों, यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है। यानी कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे मान चलिए साथियों, फिर से मैं एक बार आपको चित्र दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। फिर से मैं एक बार आपको चित्र दिखाना चाहता हूँ। ये चित्र देखिए साथियों, यहाँ पर जैसे ये हमारा क्या साथियों? फेफड़ा है। ये हमारा क्या साथियों? एक फेफड़ा, ये दूसरा फेफड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फेफड़ा साथियों आपको दिख रहा है जो, तो जब हम साथियों सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं ना, इस फेफड़ा के अंदर साथियों, इस फेफड़ा के अंदर क्या है, अगर आप थोड़ा सा नोटिस कर पा रहे हैं तो ध्यान दिया, इस फेफड़ा के अंदर साथियों कुछ आपको एकदम पतला पतला सा रस्सी टाइप का दिख रहा है, एकदम दिख रहा होगा। अगर आप अच्छे से, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, अगर आपको अच्छे इतना ही जूम होगा ये, अगर आपको थोड़ा सा नोटिस कर पा रहे हैं, इस फेफड़ा के अंदर आपको एकदम थोड़ा छोटा रस्सी के जैसा दिख रहा होगा, जिसको साथियों ब्रोंकाइट्स और ब्रोंकियाट्स और साथियों वायुकुपिका कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो भी हम ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं वो साथियों कहाँ जा रहा है? वो सारा फेफड़े में चला जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है? जैसे यहाँ पर मान चलिए, यहाँ पर ये सांस लिए, ये ट्रकिया है, ये क्या है? ट्रकिया है। तो ऑक्सीजन ये वातावरण हमारा हो गया, क्योंकि हम जो सांस लेंगे क्या लेंगे? हम सांस लेंगे क्या लेंगे? जो भाई वायुमंडल में गैस है, वातावरण में हमारे आसपास गैस है, उसी को अंदर खींचेंगे, है ना। तो O2 हमारा कितना होता है? 21% होता है। क्या होता है? 21% होता है। तो हम क्या करेंगे? 21% को ले लेते हैं। हालांकि सिर्फ ऑक्सीजन ही हम सांस नहीं लेते हैं, हम सांस लेने में हम बहुत सारी गैसों को लेते हैं, क्योंकि भाई वायुमंडल में जितनी सारी गैसें हैं हम सब ले लेते हैं। ऑक्सीजन भी ले लेते हैं, नाइट्रोजन भी अंदर ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेते हैं, आर्गन भी ले लेते हैं। यानी कि तमाम प्रकार के जितने भी गैस हैं सारे क्या करते हैं हम श्वसन के माध्यम से अंदर ले लेते हैं। समझ गए ना। तो लेकिन जो यूज का नहीं है वो वापस वो बाहर निकल जाता है, और यूज का हमारा क्या साथियों? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जैसे अंदर साथियों लिए, तो ये ट्रेकिया के माध्यम से ये कहाँ चला जाता है? ये फेफड़ा के अंदर चला जाता है। ये कहाँ चला जाता है? ये ऑक्सीजन जो हम अंदर खींच रहे हैं बाहर से, ये कहाँ चला जाता है? ये फेफड़ा के अंदर चला जाता है। तो वही ये साथियों ये यहाँ पर बोल रहा है। अभी फेफड़ा में अंदर जाने के बाद साथियों क्या होता है कि यहाँ से ब्लड क्या करती है? इस ऑक्सीजन को उठाती है और सभी कोशिका तक पहुँचा देती है, जहाँ पर पहले से ग्लूकोज होता है, जो कि कोशिका वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि उसको टूटना है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन देंगे तभी उसका क्या होगा? विखंडन होगा, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। समझ गए ना। तो यही यहाँ पर साथियों बताया जा रहा है। अब अपने किताब पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा, आप क्या करें, सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, यह ऑक्सीजन कहाँ आ जाती है? तो कहाँ जाती है? फेफड़े के अंदर जाती है, वायुकुपिका में, ठीक है ना। हालांकि मैं श्वसन तंत्र का ये पार्ट है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें दिया गया है। तो देखिए मैं बोला ना, हर एक चीज़ का हर एक चीज़ से रिलेशन है। अगर आप डेली एकदम सही वे में तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ें समझ में आएगी। अब कोई पहला क्लास के देख के सीधे चौथा देखेगा तो समझ आएगा?
डेली देखते जाइए, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। एक समय ऐसा आ जाएगा, एक समय ऐसा पीक पॉइंट धर लीजिएगा साइंस में कि आपको साइंस में कोई नहीं हरा सकता, ठीक है ना। तो यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है, मैंने बोल ही दिया, तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। मैंने बोल ही दिया कि जो हम ऑक्सीजन लिए अंदर वो फेफड़ों में चली जाती है, और फेफड़ों में जो चली जाती है बेसिकली वायु को, फेफड़ों में होता है वायु कुपिका गुब्बारा जैसे, वहाँ चली जाती है। अब वहाँ से रक्त क्या करता है, उस ऑक्सीजन को उठा के शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि कोशिका के पास ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को टूटना है, अभी ग्लूकोज को टूटना है, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगा। समझ गए ना, वही यहाँ पर ये बात कह रहा है। रक्त के साथ शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है। अब ये चीज़ें हम आपको पहले बता दिया है कि कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि कोशिका में हमें ऊर्जा कब मिलेगी? जब ग्लूकोज टूटेगा। और ग्लूकोज कब टूटेगा या ग्लूकोज कब विखंडित होगा? जब उसके साथ ऑक्सीजन को देंगे। इसलिए कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के लिए हल के लिए एक संकेत देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से हम पढ़ चुके हैं बढ़िया तरीके से, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या इसका मुख्य कार्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, पहले हम पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थ को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। अब ये क्या बोला, मैं इसको आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। ये साथियों कहना चाह रहा है हमारे यहाँ पर, हमारे ये प्रश्न कहना चाह रहा है, मतलब टॉपिक कहना चाह रहा है कि यहाँ था ना, रक्त क्या करता है, यानी कि ब्लड की बात कर रहा है। रक्त अभी हमने देखा क्या किया, रक्त ने क्या किया कि ऑक्सीजन कहाँ हम जमा कर लिए थे सर, फेफड़ों में कर लिए थे। अब रक्त ने क्या किया, फेफड़ों में से ऑक्सीजन को उठाकर सभी कोशिका तक पहुँचा दिया। अब यहाँ पर फिर उसके बाद यानी कि रक्त परिवहन का कार्य कर रहा है। परिवहन का मतलब क्या हुआ, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ढोना, वही परिवहन हो गया। जैसे गाड़ी देख लीजिए, हमें क्या करती है, गाड़ी एक परिवहन का साधन है। हमें गाड़ी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो हम बोलते हैं गाड़ी एक परिवहन का साधन है। तो यहाँ पर परिवहन का साधन शरीर में कौन होता है, रक्त होता है, क्योंकि रक्त ही चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। चाहे वो हार्मोन को पहुँचाना हो, पोषक तत्व को पहुँचाना हो, है ना, अपशिष्ट पदार्थों को पहुँचाना हो, है ना, ऑक्सीजन को पहुँचाना हो, इन सबको साथियों कौन पहुँचाता है एक जगह से दूसरी जगह, हमारा ब्लड, रुधिर या रक्त। ठीक है, देखते हैं और क्या बोल रही है। हाँ बोल दिया आपको, एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। भोजन और ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है, आपका कोशिका तक कौन पहुंचाता है, आपका ये पहुंचाता है, आपका रक्त पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब जो पदार्थ, यानी कि वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, बेकार पदार्थ है वो, है ना, कचरा है समझिए, वो हमको नहीं चाहिए, यानी कि अवांछित पदार्थ है। क्या है, अवांछित पदार्थ है, हमें वो नहीं चाहिए। तो वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। यानी कि समझ लीजिए उत्सर्जी पदार्थ जो हमें नहीं चाहिए, हमारे शरीर को नहीं चाहिए। तो जो अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, रक्त एकत्र करके यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। देखिए साथियों, यकृत साथियों क्या करता है आपका, इसको लीवर बोलते हैं। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। और यकृत का कार्य होता है यूरिया का निर्माण करना। यूरिया आप जानते हैं ना, यूरिया क्या है, यूरिया एक प्रकार का खाद होता है, आप पढ़े भी होंगे, कार्बनिक यौगिक है। तो यूरिया का निर्माण साथियों यकृत में ही होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है, तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। वृक्क अब क्या करता है, वृक्क का मतलब साथियों किडनी होता है। अब किडनी नाम सुने ना, किडनी मतलब ही वृक्क होता है, ठीक है ना। तो किडनी साथियों क्या करता है कि पेशाब, यानी कि यूरिया साथियों जो है, यूरिया, अब यूरिया यकृत में बना, तो ब्लड क्या करता है साथियों, यूरिया को कहाँ पहुँचा देता है, किडनी के पास पहुँचा देता है। क्योंकि यूरिया हमारे शरीर में बन रहा है, यूरिया हमारे लिए थोड़ी फायदेमंद है भाई, वो तो पौधे को दीजिए यूरिया खाद के रूप में, हमें हम मानव को तो बहुत सारे चीज़ें फ़ायदे के खाने के लिए, हमें यूरिया की कोई ज़रूरत नहीं है। यूरिया पौधों को दीजिए खाने के लिए, उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो यकृत भाई यूरिया बना रहा है बिन फालतू का। अब रक्त सोचा नहीं, अब ये शरीर में रह जाएगा यूरिया, तो क्या होगा, शरीर के लिए हानिकारक होगा। तो रक्त तो जानवे करते हैं ढोने में माहिर है, तो रक्त क्या करता है कि यूरिया को लेकर किडनी के पास दे देता है। अब किडनी के पास, किडनी क्या करेगा, किडनी उसको कैसे बाहर निकालेगा, किडनी साथियों, किडनी से आपका पेशाब का निर्माण होता है। अब पेशाब के माध्यम से यूरिया को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तरीका अपनाया जाता है रक्त के द्वारा, कि रक्त क्या सोचा कि चलो भाई यूरिया को किसी तरह बाहर निकालना है हमें,
तो यूरिया को एक काम करते हैं, किडनी के पास भेज देते हैं। किडनी क्या करेगा, आपका पेशाब बने हुए करता है, पेशाब के माध्यम से यूरिया को बाहर कर देगा। बाकी ये चीज़ें हम किडनी के बारे में ये आपका 10th वाला जो NCERT पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जो आपको बताएं हम, अभी जितना चीज़ इसमें कह रहा है वो चीज़ आपको बताया, उससे ज़्यादा ही आपको बता दिया, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्सर्जन समझते हैं ना, उत्सर्जन क्या होता है, एक बार फिर पढ़ देते हैं ना, एक बार फिर पढ़ देते हैं। भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, बिल्कुल पढ़ लिए। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर, मतलब जहाँ जहाँ भी शरीर में गंदा पदार्थ बन रहा है, मिली रूप से यकृत बनाता है आपका यूरिया बेकार पदार्थ, ठीक है ना, उसको एकत्र किया तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुँचाता है। उत्सर्जन मतलब, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन कुछ भी नहीं है, शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन है। जैसे हम पेशाब बाहर निकालते हैं, बाथरूम जाते हैं, आप समझ ही गए होंगे, तो ये सब जो बाहर निकाल रहे हैं इस प्रोसेस को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। पेशाब किए तो उत्सर्जित पदार्थ को, यानी कि वहाँ पर उत्सर्जन का प्रक्रम हो गया। बाथरूम गए, वो का उत्सर्जन का प्रक्रम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि उससे जैसे पसीना आपका निकल रहा है बाहर, तो पसीना हमको नहीं चाहिए, तो पसीना बाहर निकल रहा है, तो पसीना बाहर निकल रहा है, तो पसीना क्या, अपशिष्ट पदार्थ है ना, तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्या बोल रहे हैं। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। अब देखिए, ऊतक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि रक्त भी हमारा साथियों एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। और पेशियां मतलब भाई जिसको हम आम भाषा में गुद्दा बोलते हैं ना, बोलते हैं एक झापर मारे तो उसका गुद्दा लाल कर दिया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, गुद्दा। तो पेशियां का मतलब हो गया गुद्दा, अपने भाषा में समझे ना, गुद्दा समझिए, वो पेशियां। तो रक्त और पेशियां दोनों ही क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है, ऊतक है। अनेक उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था प्लांट ऊतक, यानी कि पादप ऊतक में मैंने आपको प्रकार बताया था कि नहीं। पादप ऊतक को हमने 2 भाग में बांटा था विभाजन के आधार पर। किसके आधार पर, विभाजन के आधार पर। एक विभजोतक, एक आपका कौन था, अस्थायी ऊतक था। तो यहाँ पर भी साथियों हम उनको उनके कार्यों के अनुसार, यानी कि ऊतक के कार्यों के अनुसार उनको हम क्या करते हैं, 4 पार्ट में बांटते हैं। कितना पार्ट में बांटते हैं, 4 पार्ट में। यानी कि जो एनिमल टिश्यू है, जंतु ऊतक है, इसको हम 4 पार्ट में बांटते हैं। अब वो चारों पार्ट कौन कौन सा है, पहला हम पढ़ते हैं एपिथेलियम ऊतक। पहला हम कौन पढ़ते हैं, एपिथेलियम ऊतक। और इस एपिथेलियम को हिंदी में कहते हैं उपकला, नाम जरूर सुनेंगे, क्या बोलते हैं इसको, उपकला ऊतक कहते हैं, ठीक है ना, उपकला ऊतक कहते हैं। दूसरा आता है संयोजी ऊतक। तीसरा आता है पेशी ऊतक, पेशी ऊतक के बारे में तो पहले ही बोल दिया था। और चौथा आता है लास्ट तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं। इस चारों प्रकार के जंतु ऊतक पढ़ लिए तो समझिए आपका चैप्टर खत्म है, समझ गए ना। तो अब इनमें से हम पहले देखेंगे एपिथेलियम को। तो इसमें हम एपिथेलियम को देखते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है अभी हमारे पास समय है, अभी ही समय है कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे ख़त्म करने का। अब एक ही दिन में सारा चीज़ पढ़ लेंगे तो माइंड बाउंस कर जाएगा, रिवीजन भी आपको करना है, ठीक है ना। तो समझते हैं पहले एपिथेलियम ऊतक को। और इस एपिथेलियम को हिंदी में क्या कहते हैं साथियों, इसको हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक। जब भी बैठिए तो कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है ना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये बात, आप ये मत समझिए कि कोई हम वीडियो देख रहे हैं, हमेशा समझिए कि कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की तरह। ये जब माइंड में बैठा लीजिएगा तो समझिए आसानी से आपका पढ़ाई हो पाएगा। एपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उपकला ऊतक, कॉपी में लिख लीजिएगा। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक है। अब देखिए एपिथेलियम ऊतक, अब हमारा शरीर क्या है, कोशिकाओं से बना है। अब बहुत सारे कोशिका मिलेंगे तो ऊतक बनेंगे। अब हमने अभी क्या देखा, अब हम लोग जंतु है ना, हम लोग क्या है भाई, जंतु हैं। तो हम लोग में कितना ऊतक पाया जाएगा, तो बोलिएगा सर 4 प्रकार का ऊतक पाया जाएगा। उनमें से पहला एपिथेलियम होगा, दूसरा संयोजी होगा, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 प्रकार के ऊतक पाए जाएंगे। और उनमें से हमें देखना है कि एपिथेलियम ऊतक जो है ये शरीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनका कार्य क्या क्या है, इनको हम सबसे पहले देखें, क्योंकि पूरा शरीर ऊतक से होगा कि नहीं होगा भाई। तो ऊतक होगा तो हम देखते हैं कि कौन सा ऊतक कहाँ रहता है। तो सबसे पहले एपिथेलियम या उपकला देखेंगे। तो साथियों एपिथेलियम ऊतक जो होता है, जिसको उपकला ऊतक बोलते हैं, ये आपका क्या है, बाह्य जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। तो पहला पॉइंट यही बन गया कि सबसे अगर कोई पूछ देगा कि जंतु ऊतक में जो हमारा बाह्य रूप से हमारा जो स्किन दिख रहा है, त्वचा दिख रहा है, तो उसमें कौन सा ऊतक है, तो बोलेंगे एपिथेलियम ऊतक है। जैसे मान चलिए हमारा भाई हाथ है ना, हाथ के ऊपर चमड़ा है कि नहीं,
तो बोलेंगे वो चमड़ा है तो उसमें ऊतक है, तो कौन सा ऊतक है, तो बोलेंगे एपिथेलियम ऊतक। तो वही यहाँ बोल रहा है जंतु के शरीर को ढकने। अब हमारा जो हड्डी ढका हुआ है किससे ढका हुआ है, हड्डी किससे ढका हुआ, गुदा से ढका हुआ, गुदा ढका है स्किन से। तो ये सारी चीज़ें साथियों हमारी क्या है, एपिथेलियम ऊतक है। तो बाह्य रक्षा प्रदान करता है। अब बाहर है तो भाई क्या करेगा, अंगों की रक्षा प्रदान करेगा। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं ना साथियों, सभी को क्या करते हैं, एकदम अंदर से ये क्या करते हैं, ढकते हैं। अंदर से क्या करते हैं, ये ढकते हैं साथियों, ठीक है ना। वही ये बोल रहा है गुहिकाओं का मतलब साथियों क्या हो गया, खाली जगह। गुहिकाओं का मतलब क्या हो गया, खाली जगह, ठीक है ना। गुहिका मतलब खाली जगह। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग हैं, जो भी गुहिकाएँ हैं, उनको क्या करते हैं, ये अच्छे से देखभाल करते हैं। कौन, हमारा एपिथेलियम होता है, यानी उसको कवर करके, ढक करके, उसको ना एकदम समझिए रजाई ओढ़ा करके उसको क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। अब समझिएगा पॉइंट को, यहाँ क्या बोल रहे हैं। अब हमने तो ये जान लिया कि एपिथेलियम ऊतक क्या है, सभी जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। एपिथेलियम ऊतक शरीर में, जंतु शरीर में सभी जगह देखने को मिल जाएंगे। आंतरिक अंगों में मिल जाएंगे आपको, बाह्य अंगों में मिल जाएंगे। तो अब जो साथियों है आगे का पॉइंट जो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है आगे का पॉइंट, ये कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। अब देखिए भिन्न भिन्न प्रकार का मतलब अलग अलग प्रकार के। अब हमारे शरीर में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्र मतलब समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि बोलेंगे सेल से हमारा क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है और इससे पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है। अब मैंने इंग्लिश में शॉर्ट में लिखा है, हिंदी भी बोल देता हूँ। सेल मतलब कोशिका, टिश्यू मतलब ऊतक, ओ ऑर्गन मतलब अंग, ओ एस मतलब ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। ओ एस का मतलब क्या है, ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र। तो वही यहाँ पर बात कर रहा है। शारीरिक तंत्र बोलिए या अंग तंत्र बोलिए, एक ही बात है। यहाँ पर अंग तंत्र को शारीरिक तंत्र से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो शारीरिक तंत्र साथियों क्या होता है, जब बहुत सारे ऑर्गन यानी बहुत सारे अंग जब मिलते हैं ना, तो वो क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे अंग कैसे मिलेंगे। जैसे मान चलिए कि आपका अमाशय मान लीजिए, ठीक है। इसको दूसरा कलर लिखते हैं, ठीक है। अमाशय मान, इसको हटा ही दो भाई, अमाशय हम लिखते हैं। अमाशय ले लिए, ठीक है। और हम ले लेते हैं ग्रासनली, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ग्रासनली ले लेते हैं। फिर हम मुँह ले लेते हैं, फिर हम छोटी आंत ले लेते हैं, फिर हम बड़ी आंत ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम गुदा द्वार ले लेते हैं। तो अभी देखिए हमने कितना अंग लिखा है, तो बोलेगा क्या को लिखें, गिनते हैं, 1 अंग, 2 अंग, 3 अंग, 4 अंग, 5 अंग, 6 अंग। तो हमने साथियों 6 अंग यहाँ पर लिखा है। तो ये 6 अंग जानते हैं मिलकर क्या बनाता है, ये 6 अंग जब आपस में दोस्ती कर लेगा तो ये एक तंत्र बना लेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, बिल्कुल कोशिका से बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो अंग बनेगा, और बहुत सारा अंग, सॉरी एक मिनट, कोशिका मिलेगा तो ऊतक बनेगा, और बहुत सारा ऊतक मिलेगा तो अंग बनेगा, और बहुत सारा अंग मिलेगा तो क्या बनेगा, अंग तंत्र बनेगा। अंग तंत्र या शारीरिक तंत्र एक ही बात होगा। तो यहाँ पर ये सब क्या है, अंग ही तो है ना, ये सारे क्या है भाई, अंग ही तो है ना। तो ये सारे अंग सोचेंगे कि नहीं चलो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं और एक मजबूत संगठन बनाते हैं, तो ये क्या करेंगे, मिल जाते हैं आसानी से। तो ये सारे अगर मिल जाएंगे तो एक मजबूत संगठन बनाएंगे, तो उस संगठन का नाम क्या होगा, अंग तंत्र होगा। क्या होगा, अंग तंत्र होगा। तो ये सभी, अब मैंने बोला कि शरीर में सभी जगह आपको क्या मिल जाएंगे, एपिथेलियम यानी उपकला तक मिल जाएगी। तो ये कह रहा है ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का मतलब रास्ता बंद, अवरोध का मतलब रास्ता बंद। तो अब ये एक तंत्र मिलकर, पता है इस तंत्र का नाम क्या होता है, अगर ये सभी अंग मिल जाएंगे तो ये अंग तंत्र का नाम बना लेते हैं, जिसका नाम होता है पाचन तंत्र। नाम सुना ही होगा आपने, क्या बना लेते हैं, ये पाचन तंत्र बना लेते हैं। तो ये सारे अंग मिलकर एक तंत्र बना लिए जिनका नाम रखा गया पाचन तंत्र रखा गया। अब बहुत सारे तंत्र हैं, श्वसन तंत्र भी है, क्या है, श्वसन तंत्र भी है, परिवहन तंत्र भी है, उत्सर्जन तंत्र भी है, जिनमें कि सभी में अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं। तो सारे क्या होते हैं साथियों, ये शरीर के अंदर होते हैं। तो अब इनको क्या करता है साथियों, अलग करता है। पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र से अलग करेगा। अब भाई पाचन तंत्र का अंग का नाम अलग है, श्वसन तंत्र के अंग का नाम अलग है, उसका कार्य अलग है। तो भाई एक के में अगर मिक्स कर देगा तो दिक्कत ना होगा जी, एक दिक्कत होगा कि नहीं। आप चावल में मिक्स करिएगा दाल तो अच्छा लगेगा, मतलब ऐसे तो आपको चुनना पड़ेगा ना, चावल बनाने के लिए चुनना पड़ेगा
क्योंकि चावल का कार्य अलग है, दाल का कार्य अलग है। चावल हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, दाल हमें प्रोटीन देता है ना। तो वही बात यहाँ पर है कि सभी तंत्र को क्या करता है, ये अलग करता है, उसके लिए अवरोध उत्पन्न करता है कि पाचन तंत्र वाला कोई अंग श्वसन तंत्र में ना चले जाए, श्वसन तंत्र वाला कोई अंग परिवहन में ना चले जाए, परिवहन वाला कोई अंग श्वसन में ना जाए, परिवहन का अंग कोई उत्सर्जन में ना चले जाए। इस तरह से ये क्या करता है, सभी तंत्रों को अलग करने के लिए एक अवरोध उत्पन्न करता है। समझ गए ना, कौन, एपिथेलियम ऊतक। तो वही बात ये बोल रहा है साथियों। आगे देखते हैं क्या हो रहा है, कहाँ थे, यहाँ निर्माण करते हैं थे। अब बात करते हैं त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्क नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। मैंने बोली थी आप सभी जगह आपको देखने को भी मिल जाएंगे। तो त्वचा हो गया, मुंह हो गया, आहार नली। आहार नली समझते क्या होता है? आहार नली को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। आहार नली का साथियों मतलब होता है कि भोजन खाने के बाद, सुनिएगा ध्यान से, भोजन खाने के बाद भोजन हमारे शरीर में जहाँ जहाँ से गुजरता है उसको क्या कहते हैं, आहार नली कहते हैं। अब कहाँ कहाँ से गुजरेगा, मुंह में डालेंगे पहले भोजन, फिर मुंह से सरसरेले एकदम जाएगा कहाँ, पाइप के थ्रू सरसरेले जाएगा, उसको बोलेंगे भोजन नली का। फिर पेट में जाएगा, पेट से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो ये सारे अंग मिलकर आपका आहार नली कहलाते हैं। यानी भोजन जहाँ जहाँ से गुजरता है उसे आहार नली कहते हैं सम्मिलित रूप से। रक्तवाहिनी मतलब क्या है, खून को बहने के लिए जो पाइप होता है उसे रक्तवाहिनी कहते हैं। नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्क की नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। तो मैंने आपको बोल ही दिया था, ठीक है ना। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है, यानी कि एपिथेलियम ऊतक है। अब भाई ऊतक है तो इसमें क्या होगी, कोशिका ही होगी ना, क्योंकि कोशिका ही मिलकर ऊतक बनाती है। तो एपिथेलियम ऊतक की जो कोशिका होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से सटी होती है और ये परत का निर्माण करती है। और ये एक अनवरत परत, अनवरत का मतलब यहाँ समझते हैं क्या होता है? अनवरत का मतलब साथियों होता है कंटिन्यू, यानी कि लगातार। अनवरत का मतलब साथियों क्या होता है, लगातार। यानी कि जो एपिथेलियम ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, एक अनवरत परत का निर्माण करती है, एक दूसरे से सटी होती है, और प्लस में एक अनवरत परत। परत समझते हैं, लेयर। परत का मतलब क्या होता है, लेयर होता है, ठीक है ना। अनवरत मतलब लगातार ये परत का निर्माण करती है। तो अगर पूछ दे कि ऐसी कौन सी ऊतक की कोशिका है जो एक अनवरत परत का निर्माण करती है, दैट इज आंसर क्या होगा, एपिथेलियम ऊतक या उपकला ऊतक। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सभी प्रकार के एपिथेलियम ऊतक को दिखाया गया। मेनली रूप से 4 प्रकार के एपिथेलियम ऊतक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, और 4 प्रकार के साथ यहाँ पर जो है दिखाया गया, ठीक है ना, 4 प्रकार। अभी चारों को देखते हैं, फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा था, ये अनवरत परत का निर्माण करती है, ये तो हो गया। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं। यानी कि चिपकाने वाले पदार्थ का मतलब क्या हो गया कि चिपकाने मतलब पदार्थ का सिंपल मतलब क्या है कि चिपकेगा नहीं, यानी कि इसके अंदर जो है आपका चिपकने वाला पदार्थ नहीं होता। अब इसमें चिपकाने वाला तो कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड है नहीं, तो आप समझ सकते हैं चिपकाने वाला पदार्थ कम होते हैं, तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, कोशिकाओं के बीच क्या होता है, बहुत कम स्थान होता है। यानी कि कोशिका साथियों जो होता है, यानी कि कोशिका के, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको अगर ध्यान है, मैंने आपको पादप ऊतक में पैरेन्काइमा के बारे में बताया था, याद है क्या? तो बोले सर बिल्कुल अच्छे से याद है, हम पूरा क्लास देखे हैं। जो नहीं देखा उसको भाई कुछ याद नहीं होगा। पैरेन्काइमा के बारे में बताए थे कि पैरेन्काइमा के साथियों कोशिका जो होता है उसके कोशिकाओं के बीच क्या साथियों, गैप होता है। मान चलिए पैरेन्काइमा की कोशिका है, इसको हिंदी मृदु ऊतक कहते हैं। तो इस ऊतक की, इसमें क्या है साथियों, इसकी कोशिकाओं के बीच गैप, देखिए गैप दिख रहा है कोशिका के बीच, ये गोलका सब कोशिका है और इन सब के बीच क्या गैप है। तो पैरेन्काइमा के बीच क्या था, गैप था। लेकिन यहाँ पर साथियों जैसे हमने फिर कोलेनकाइमा को देखा था, तो कोलेनकाइमा थोड़ा गैप दिखा, फिर हमने स्क्लेरेनकाइमा को देखा था तो गैप बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर साथियों क्या होता है, अब पता है आपको कि सुरक्षा प्रदान करता है ये एपिथेलियम ऊतक का, ये सारा प्रकार देख रहे हैं ना। एपिथेलियम ऊतक क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। तो सुरक्षा प्रदान करने वाला के कोशिका के अंदर अगर गैप रहेगा तो वो कितना खुद मजबूत नहीं रह पाएगा, तो क्या सुरक्षा प्रदान करेगा। तो वही बात साथ यहाँ पर है, इसके बीच गैप नहीं रहता है। तो कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, यानी कि अंतर कोश के स्थान बहुत ही कम, नगण्य के बराबर, नेग्लिजिबल होता है। समझ गए ना। अस्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम के किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। कितना इंपॉर्टेंट बात बोल दिया, और ये इंपॉर्टेंट बात आपको हम पहले बोल दिया कि नहीं बोल दिया, अरे बोले कि नहीं। शरीर में लगभग आपको एपिथेलियम ऊतक देखने को मिल जाएगा। तो ये बोला कि जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, जैसे हम मान लिए कि मान लेते हैं, क्या मान लें हम, इसे चींटी काटा आपको, है ना,
चींटी काटा तो चींटी का जो डंक था वो अंदर गया, गया कि नहीं गया? तो वो कैसे जाएगा? वो अंदर कैसे जाएगा? तो भाई एपिथेलियम के सभी कोशिकाओं के अंदर से वो जाएगा, समझ गए ना। अब मान चलो कोई चीज़ बाहर निकलेगा, जैसे मान लेते हैं ब्लड को बाहर खींच रहे हैं, तो ब्लड बाहर निकलेगा तो वो आपका साथियों वो भी एपिथेलियम ऊतक से होकर निकलेगा। तो वही साथियों यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, यानी कि आप कैसे भी करो भाई, अंदर जाओ बाहर जाओ, आपको एपिथेलियम ऊतक से भेंट करना ही, मुलाकात करना ही करना है, ये कहने का मतलब इसका है, ठीक है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। अब देखिए क्या बोल दिया, ये लंबा लाइन देखिए, विभिन्न प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि साथियों शरीर के बात ये वही कर रहा है, कोई अलग नहीं कर रहा है। जो यहाँ पर ये बात बोला ना इन्होंने, यहाँ पर तो ये बात बोला ना कि शरीर के परत से कोई बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है ना, एपिथेलियम से गुजरना ही पड़ेगा। तो सेम पॉइंट ये भी कह रहा है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, है ना। फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के, फलस्वरूप मतलब परिणाम, फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच, एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच पारगम्यता का मतलब होता है आदान प्रदान, समझिए। पारगम्यता का मतलब यहाँ पर क्या समझना है आपको? आदान प्रदान समझना है। शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान। अब पदार्थों का आदान प्रदान क्या होगा? वातावरण का मतलब हो गया, बाहरी वातावरण मतलब हो गया कोई बाहर से कोई चीज़ अंदर प्रवेश कर रहा है, और शरीर के अंदर मतलब कोई अंदर से कोई चीज़ बाहर निकाल रहा है ना, इसी चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है। सामान्यतः सभी एपिथेलियम में एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली। आधार झिल्ली का मतलब साथियों हो गया ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, देखिए नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको बोलते हैं आधार झिल्ली। हम क्या बोलते हैं? आधार झिल्ली बोलते हैं। ये आधार झिल्ली साथियों क्या करती है, ये आपको सबसे पहले बात कि इसके ऊपर देखिए ये सारा क्या है, ये जो दिख रहा है ना सारा आपका ये कोशिका है। देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पर भी देखिए आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, आधार झिल्ली आपको। और इसके ऊपर ये क्या साथियों, ये एपिथेलियम की कोशिका है। यहाँ पर अलग प्रकार का एपिथेलियम है और यहाँ पर अलग प्रकार का एपिथेलियम है। 4 प्रकार के एपिथेलियम होते हैं, इनको भी देखेंगे। तो ये जो आधार झिल्ली है इनका काम क्या है? सबसे पहले तो ये एपिथेलियम की कोशिकाओं को सहारा दे रही है, इसके ऊपर रखी है ना। जैसे भाई हम कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी क्या कर रही है, हमें सहारा दे रही है, बैठने का हमको हेल्प कर रही है वो। तो वही यहाँ पर साथियों जो एपिथेलियम की कोशिका है उसको अपने ऊपर कौन रखा है, कोशिका को कौन रखा है, एपिथेलियम की कोशिका को कौन रखा है? ये आधार, ये जो आपको दिख रहा है आधार बेस टाइप का जो दिख रहा है, ये आधार इसको एपिथेलियम की कोशिका को एकदम समझिए कि पकड़े रखा है, अपने ऊपर बैठा के रखा है। और इसका बहुत फायदा है, ये जो आधार झिल्ली है ये क्या करते साथियों, एपिथेलियम की कोशिका को आपका ये क्या करते हैं, उसको ब्लड यानी कि रक्त का प्रवाह करता है, और साथियों न्यूट्रेंट जो है उनको पहुंचाता है। किसको? जो एपिथेलियम की कोशिका है ना, इसको कौन पहुंचाता है? ब्लड यानी कि रक्त का प्रवाह होता है, रक्त को प्रवाहित किया जाता है एपिथेलियम की कोशिका में। और क्या किया जाता है? न्यूट्रेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, किसके द्वारा? इस बेसमेंट की झिल्ली के द्वारा। किसको? एपिथेलियम की कोशिकाओं। तो आपने देखा कि कितना फ़ायदा है इस बेसमेंट का एक तरह से रहने का, समझ गए। तो वही यहाँ पर साथियों ये बोल रहा था, नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करता है। सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली से नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। अब ये क्या कर रही है, एक अलग ही कर रही है ना, ये अलग कर रही है। कोशिका देखिए ऊपर है और ये नीचे है, तो ये क्या कर रही है? सेपरेट है, ये क्या सकते हैं? सेपरेट है, ठीक है, दूसरे अंगों से। आगे देखते हैं, चित्र 6.9 में दर्शाए गए अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती है। मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर देखिए सब अलग अलग दिख रहा होगा। ये देखिए आपको ये अलग दिख रहा है, ये घनाकार दिख रहा है आपको, क्यूब टाइप का। ये आपको देखिए एकदम लंबा खंभा टाइप का दिख रहा है, स्तंभ टाइप का। और यहाँ देखिए ये आपको साथियों एकदम अस्तर टाइप का दिख रहा है, मतलब कि परत टाइप का। देखिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, है ना। जैसे रोटी के ऊपर रखते जाइए तो रोटी का परत बन जाएगा। तो यहाँ पर दिखाया गया, शायद 3 ही दिखाइए क्या, 4 तार। और यहाँ देखिए आपका ये सल्की दिखाया गया, सल्का आप है ना, चपटा टाइप का दिखाया। तो 4 प्रकार के एपिथेलियम ऊतक को दिखाया गया जो कि विभिन्न आकार की होती है, उनके कार्यों के अनुसार विभिन्न आकार की होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं इसको, फिर ये खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा ये खत्म हो जाएगा ना, थोड़ा सा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर,
विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती है जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका, जो कोशिका में रक्त नलिका साथियों होता है, जो हमारे शरीर में खून बहता है, तो उनमें खून को बहने के लिए स्पेशल नली होता है। नलिका अस्तर या कुपिका, कुपिका क्या है, वही साथियों जो आपका फेफड़ों में रहता है गुब्बारे जैसा। कुपिका जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। अब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली हमें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ दिया। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्या होता है, सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर और बाहर आने देगी, उसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका वाले में इसको बहुत बार एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है। अब देखिए पहला मैंने क्या बोला कि एपिथेलियम ऊतक 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होगा साथियों, सल्की या सलकाव। पहला साथियों क्या होगा, सल्की, लिख लीजिए इसको कॉपी में, सल्की या सलकाव, सल्की या सलकाव, ये पहला होता है। सल्की या सलकाव उपकला ऊतक, ये आपका पहला प्रकार हो गया। ये क्या होगा साथियों, पहला प्रकार हो गया किसका, एपिथेलियम ऊतक का, ठीक है ना। तो अब ये आपका जो इसका क्या काम है और ये कहाँ रहती है, प्रश्न से ये पूछेगा कि सल्की या सलकाव ऊतक कहाँ रहता है। तो ये देखिए पहले इसका चित्र आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, चित्र दिख रहा है, एकदम सरल सिंपल चित्र दिख रहा है इसका, आपको पतला परत दिख रहा होगा, है ना, सिंपल आपका। ये एक तरह से ऐसे आपको दिखेगा, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, आपका इस तरह से बनाया गया है ना। इसमें साथियों जो ये सारे कोशिका, ये सारी क्या है आपका कोशिका है, चपटा टाइप का होता है। कैसा होता है, चपटा टाइप का। और इसका जो केंद्रक साथियों होते हैं, केंद्रक भी क्या होते हैं, चपटे होता है। इसका केंद्रक भी क्या होता है, चपटा ही होता है, ठीक है ना। सल्की या सलकाव कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं, यही तो प्रश्न पूछेगा कि कहाँ पाए जाते हैं। तो ये साथियों आपका कहाँ पाया जाता है, ये देखिए आप दिखा रहा होगा आपको, 1 मिनट ऊपर थोड़ा करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है रक्त नलिका अस्तर में, यानी कि ब्लड जो पाइप होता है, ब्लड के लिए पाइप, वहाँ पाया जाएगा, कुपिका में पाया जाएगा। और जहाँ पदार्थों का संवहन, संवहन मतलब गति, मतलब ट्रांसफर, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली जो होता है, वहाँ चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिका होती है। इनको सरल सल्की एपिथेलियम भी कहते हैं, यानी कि चपटी एपिथेलियम बोल दीजिए, या सल्की या सलकाव बोल दीजिए, या सरल सल्की एपिथेलियम या उपकला बोल दीजिए, ठीक है ना। ये अत्यधिक पतली और चपटी उड़द होती है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। तथा कोमल अस्तर, कोमल मतलब एकदम मुलायम अस्तर बनाती है, ठीक है। इस तरह से अस्तर ये बनाती है, इस तरह से अस्तर बनाती है, मैंने आपको दिखाई दिया अभी, है ना, चित्र में। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। अब देखिए कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आहार नली में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है, कौन, सल्की या सलकाव उपकला ऊतक। और कहाँ पाया जाता है, रक्त नलिका में और कुपिका में, रक्त नलिका और कुपिका में। ये चारों जगह कौन पाया जाता है, कौन उपकला ऊतक, तो सल्की या सलकाव या चपटी बोल दीजिए, ये आपको पाए जाते हैं। समझ गए ना, यही आपको प्रश्न आपको ये पूछा जाएगा। फिर है शरीर का रक्षात्मक कवच, आगे बढ़ते हैं। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। यानी कि साथियों अब त्वचा देख रहे हैं, त्वचा मतलब क्या है, स्किन, जो चमड़ा की बात हो रहा है, वो साथियों आपका होता है, वो किसका बना होता है, आपका इसी सल्की, यानी कि इसी का जो आपका दिख रहा है ये सल्की, इसी सल्की उपकला ऊतक का साथियों आपका जो त्वचा वाला पार्ट है वो आपका इसी का बना होता है, इसी का बना होता है, किसका, आपका सल्की या सल्का उपकला ऊतक का त्वचा आपका बना होता है, ठीक है ना। त्वचा में यही होता है, ठीक है, वही आपका बोल रहा है। त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को अस्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर त्वचा की मैंने बात किया, त्वचा में क्या पाया जाएगा, आपका सल्की या सलकाव, यानी यही पाया जाएगा। लेकिन साथियों इसका क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये सिंगल परत है। यहाँ पर देखिए सिंगल परत, आपको उतना परत आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, उतना परत आपको, ये सिंपल ऐसे करके है, ये सिंपल क्या साथियों, ऐसे करके है, ये आपका ऐसे करके है, ठीक है ना, पतली परत है। तो पतली परत में क्या होगा, आपका पतली परत में साथियों आपका होगा, ये पाया जाएगा कहाँ पर, मुंह में पाया जाएगा, रक्त नलिका में पाया जाएगा, है ना, आहार नाली में पाया जाएगा। लेकिन अगर इसी को ध्यान रखिएगा, अगर इसी के ऊपर हम परत के ऊपर परत रखते जाएँ, तो एक अस्तर बना लेंगे, ये क्या करके एक अस्तर बना लेंगे, तो ये अस्तर बन जाएगा हमारा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा अस्तरित सल्की। क्या बन जाएगा, अस्तरित सल्की। तो अस्तरित सल्की आपका साथियों कुछ इस तरह देखिए, परत के ऊपर परत के ऊपर है, यही चीज़ है। बस यहाँ पर क्या है साथियों, ये सिंगल परत ऐसे करके है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसी के ऊपर साथियों परत के ऊपर परत, यानी कि रोटी के ऊपर रोटी के ऊपर रख दिया गया, ठीक है ना। और ये कहाँ पाई जाती है, ये स्पेशल त्वचा में पाई जाती है, जो कि कटने फटने में
जब कटती फटती है तो उसमें बहुत सारा परत होता है तो ज़्यादा फर्क हमको नहीं पड़ता। तो कटने फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। कौन? अस्तरित सल्की। और अस्तरित सल्की किसका रूप है? तो आपका सरल सल्की का ही रूप है। बात क्लियर हुआ? इसलिए इन एपिथेलियम को अस्तरित, अस्तरित का मतलब लेयर, अस्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। क्लियर हो गया बात? बोलेगा त्वचा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो पाया जाता है सल्की ही, लेकिन सल्की का कौन सा रूप? अस्तरित सल्की पाया जाता है। ठीक है ना? तो अगर अस्तरित ऑप्शन में नहीं देगा तो सल्की मारना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, अवशोषण का मतलब सोखना, स्राव का मतलब निकलना। जैसे आंत के भीतरी स्तर में वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती है। यह स्तंभाकार एपिथेलियम एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षमाभ होते हैं, जो कि एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती है। ये पक्षमाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति सेलेस्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। अब देखिए ये साथियों क्या कहा जा रहा है, ये इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो साथियों आपको दिख रहा है इनको बोलते हैं स्तंभाकार पक्षमाभी। इनको क्या बोलते हैं साथियों? स्तंभाकार पक्षमाभी। बेसिकली साथियों स्तंभाकार का अगर हम बात करें साथियों तो ये आपका खंभे जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मैं आपको इसका चित्र दिखाता हूँ। क्या आप चित्र को देख पा रहे हैं? इसमें जो आपको दिख रहा है ये साथियों आपका क्या होता है? ये स्तंभाकार। देखिए ये आपका स्तंभ यानी खंभाग जैसा दिख रहा है, खंभाग जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बोलेंगे बिल्कुल सर ये खंभाग जैसा दिख रहा है, ये आपका बिल्कुल खंभाग जैसा दिख रहा है। तो ये जो खंभाग जैसा साथियों आपको दिख रहा है ना, ये जो एक प्रकार का ऊतक है, ये पाई कहाँ जाती है? ये आपका आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आंत में पाई जाती है। अब इसके ऊपर जो साथियों होते हैं ना, इसके ऊपर साथियों क्या होते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? रसांकुर। अब ये रसांकुर किस चीज़ में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है साथियों चीज़ों को अवशोषण करने में, यानी कि पोषक तत्व को अवशोषण करने में। अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम भोजन साथियों खाते हैं, रोटी खा लिए, दाल खा लिए, चावल खा लिए, इन सभी का पूर्ण रूप से पाचन साथियों कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अब छोटी आंत में जो पाचन हुआ, अब पाचन होने के बाद हमें अवशोषण करना होता है। तो साथियों जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का, जैसे रोटी खाएं तो रोटी से कार्बोहाइड्रेट को हमें लेना है, दाल खाएं दाल से प्रोटीन को लेना है, सब्जी खाएं तो सब्जी से मिनरल्स को लेना है ना, विटामिन को लेना है। तो उनसे हमको क्या करना है? सोखना है, यानी कि अवशोषित करना है, न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्व को अवशोषित करना है। तो ये करेगा कौन साथियों? अब भोजन पूरा पच कहाँ रहा है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में साथियों उंगली जैसी संरचना होती है जिसको विलाई कहते हैं। तो उसी का तरह यहाँ पर विलाई स्तंभाकार टाइप का होता है। तो उसमें इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? आपका रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रसांकुर। और यही रसांकुर क्या करते हैं? अब जो भोजन पूरी छोटी आंत में पचा है और भोजन से क्या करना है? हमें इंपॉर्टेंट जो पोषक तत्व है उसको निकालना है। तो ये रसांकुर क्या करते हैं साथियों? पोषक तत्व को सोखने में मदद करते हैं ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके, क्योंकि हमको पोषक तत्व ही चाहिए। समझ के बात को ना? चलिए तो वही यहाँ पर साथियों ये बोला जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा एक बार फिर से पढ़ते हैं। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, तो अवशोषण और स्राव कहाँ होगा? तो ये छोटी आंत में होता है। स्राव मतलब निकलना। अब छोटी आंत से भी रस निकलते हैं, आंत रस निकलते हैं, ये हम 10th वाले एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। जैसे आंत के भीतरी स्तर में वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती है, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया लंबी, यहाँ पर इसको हम विलाई बोलते हैं। इसके ऊपर रसांकुर पाए जाते हैं। यह स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली जो आपको दिख रहा है साथियों, ट्रेकिया मैंने आपको दिखाया था। ट्रेकिया दिखाया था कि नहीं आपको? अरे ट्रेकिया दिखाया था कि नहीं? मैंने आपको एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ ट्रेकिया आपको। ठीक है, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है साथियों यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है ना, ये जो पाइप दिख रहा है इसको ट्रेकिया बोलते हैं, श्वास नली। ये ट्रेकिया साथियों किसका बना होता है? ये आपका स्तंभाकार साथियों क्या बनाता है? स्तंभाकार एपिथेलियम से बना होता है। ठीक है ना? यह स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली ट्रेकिया इसको बोलते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षमाभ मतलब जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, इसे यहाँ पर फिर दिखा, चलो पक्षमाभ एक बार फिर दिखा देते हैं। यहाँ देखिए ये जो ऊपर आपको रस्सी टाइप का दिख रहा है, ये रस्सी टाइप का दिख रहा है, इसी को कहते हैं पक्षमाभ। इसी क्या कह सकते हैं? पक्षमाभ कहते हैं, जो कि गति करने में मदद करता है। ये पक्षमाभ साथियों क्या होता है? ये गति करने में मदद करता है। ठीक है ना? जो साथियों जो मादा जनन तंत्र के साथियों जो आपका जो फेलोपियन ट्यूब होता है, हालांकि एनसीईआरटी में साथियों दिया नहीं है,
फेलोपियन ट्यूब साथियों होता है, उसमें क्या करता है, अंडाणु को ये गति कराने में मदद करता है। कौन आपका ये जो ऊपर दिख रहा है ना, इसको एक तरह सीलियाई बोलते हैं और पक्षमाप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये श्वास नली में भी पाई जाती है। ये चीज़ें अलग है। ये जो आपको दिख रहा है तो स्तंभ तो होगा ही है, और स्तंभ के ऊपर रसांकुर पाया जाएगा, और ये पाए जाएंगे छोटी आंत में। लेकिन स्तंभ के ऊपर एक और चीज़ पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सीलिया या आप पक्षमाप बोल सकते हैं, जो कि गति कराने में मदद करता है, ठीक है। वही साथियों यहाँ पर बोला जा रहा है श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षमाप यानी कि इसको सीलियाई बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी अभी दिखाया ना मैंने, बाल जैसा दिख रहा था, बाल जैसी रचनाएं होती है, ये पक्षमाप गति कर सकते हैं। तथा इसकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करता है। श्लेष्मा मतलब साथियों होता है कोई चिपचिपा पदार्थ, जिसे आपके नाक से, अब समझिए आपके नाक से क्या निकलता था बचपन में, समझ गए ना बात को, समझ गए होंगे, उसको श्लेष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष्मा कहते हैं। आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमापी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है साथियों। घनाकार, अब देखते हैं घनाकार के बारे में। घनाकार के बारे में साथियों देखते हैं। घनाकार आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक घनाकार है, ये जो आपको दिख रहा है साथियों, ये आपको घनाकार है। ये साथियों आपका क्या है, ये घनाकार आपको, ये सिंपल है, घन के रूप में देंगे। ये आपको पूरा घन दिख रहा होगा इस तरह से, ये देखिए, एक मिनट, क्या ले लिया मैंने, ये देखिए आपको घन दिख रहा है, बिल्कुल घन दिख रहा है, ये घन दिख रहा है आपको, बिल्कुल आपको ये घन दिख रहा है। तो ये घनाकार एपिथेलियम ऊतक है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। घना, फिर ये खत्म हो जाएगा। घनाकार एपिथेलियम ये कहाँ पाई जाती है, ये वृक्क, किडनी का जो नली होता है ना, यानी किडनी में आपका साथियों घनाकार उपकला ऊतक देखने को मिल जाएगा। और आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लार की ग्रंथि में जो लेयर बना होता है साथियों, अस्तर बना होता है, वो आपका क्या रहता है, घनाकार उपकला ऊतक रहता है। प्रश्न ऐसे ही आएंगे, बोलेगा कि वृक्क की नलियों में कौन सा उपकला ऊतक होता है, अब जिसको पता होगा वो बनाएगा, सिंपल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। इसी में अब जो रटा रहेगा, बेसिक पढ़ता नहीं है साइंस का, तो सब कहीं बना पाएगा। लुसेंट स्पीड के चक्कर में अभी वो पढ़ा है ना, उसी सब का सिलेक्शन नहीं होता है। जहाँ उसे यह उसे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता का मतलब क्या हुआ, गति प्रदान करना, है ना। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथि एपिथेलियम कहलाता है। देखिए क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए सर दिखाया गया है, नहीं दिखाया क्या, ये दूसरा चीज़ है ना, ये दूसरा चीज़ है, ये उसके बारे में दिखाएगी, ठीक है। तो यानी कि साथियों कहने का मतलब इसका ये था पूरा कि घनाकार एपिथेलियम ऊतक जो पाया कहाँ जाएगा, ये पाया जाएगा किडनी में, किडनी के नली में, और आपका लार ग्रंथि में, जो लार जो आपका अस्तर बनता है उसमें साथियों क्या पाया जाता है, आपका घनाकार उपकला ऊतक आता है। बस आपको इतना ध्यान रखना, जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। अब भाई जीभ है आपका, जीभ से क्या लार ही निकलेगा, तो लार जो जीभ का अस्तर बना है वो किसका बना है, घनाकार एपिथेलियम ऊतक का, तो उससे क्या निकलेगा, लार ही निकलेगा ना, लार का स्राव होगा। उसी के बारे में साथियों क्या क्या कर रहा है, ये आपका बोला जा रहा है, ठीक है ना। बाकी साथियों इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। और कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम संयोजी ऊतक देखेंगे, फिर आपका जो है, फिर आपका पेशीय ऊतक है, और फिर तंत्रिका, फिर आपका ये चैप्टर आपका क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास भी आपका काफ़ी लंबा हो गया।